नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों प्रीवियस पार्ट में यानी कि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था पार्ट 1 में कि मिनरल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। और हमने देखा था कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, और जो नॉन फेरस होते हैं उसमें आयरन नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी इनको निकाला जाता है माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग के थ्रू। उसके बाद हमने देखा था कि जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहाँ पे कौन से मिनरल पाए जाते हैं। उसके बाद हमने मिनरल्स के यूज देखा कि इनका यूज क्या होता है, इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद हमने इनका कंजर्वेशन देखा था, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। तो दोस्तों इस वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पावर या जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, हमारी लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करता है। और दोस्तों हमको इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और डिफेंस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पावर यानी कि एनर्जी की। तो दोस्तों जो पावर रिसोर्सेस हैं उनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होता है। Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time। तो दोस्तों एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेस वे हैं जिनका यूज लॉन्ग टाइम से हो रहा है, यानी कि जिनका यूज एक लॉन्ग टाइम से हम कर रहे हैं, वे क्या है? वो एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। अब कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, यानी एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्सेस फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स, ये जो हैं ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं। अब देखते हैं फायरवुड के बारे में। तो दोस्तों जो फायरवुड होता है उसका वाइडली यूज कहाँ किसके लिए किया जाता है? कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए और हीटिंग के लिए। और हमारी कंट्री की जो विलेज की पॉपुलेशन है, यानी हमारी इंडिया की जो विलेज की पॉपुलेशन है, विलेज की पॉपुलेशन जो गांव में लोग रहते हैं, वो गांव की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 50% से ज्यादा लोग जो एनर्जी का यूज करते हैं वह कहाँ से आती है? वह फायरवुड से आती है। ठीक है, यानी गांव में रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसका 50% से ज्यादा गांव की पॉपुलेशन जो एनर्जी यूज करती है वह कहाँ से आती है? फायरवुड से आती है। फायरवुड हमने देख लिया। और दूसरा जो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो क्या है? फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बेरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। तो दोस्तों रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, यानी वे रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल जो कि अर्थ के अंदर कई मिलियन साल के लिए दफन हो गए, या कई मिलियन साल दब दबे रहे। किसमें? अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर कई मिलियंस ऑफ ईयर दबे रहे, और हीट और प्रेशर की वजह से वे किसमें कन्वर्ट हो गए? फॉसिल फ्यूल में। ठीक है, यानी कि रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल के रिमेन्स जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर कई मिलियंस ईयर्स या कई मिलियन साल दफन रहे, दबे रहे, वे हीट और प्रेशर से कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दोस्तों, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ये जो है मेन एनर्जी के कन्वेंशनल सोर्स हैं। द रिजर्व्स जो इन ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके जो रिजर्व्स हैं दोस्तों, या इन मिनरल्स के जो रिजर्व्स हैं वे क्या है? लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, जितना भी यूज करो उतना यूज करो। तो जिस रेट पे जो ग्रोइंग वर्ल्ड की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जिस रेट पे इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रही है, वह बहुत ज्यादा है कंपेरिजन देन रेट ऑफ दियर फॉर्मेशन, कि जितने जिस रेट पे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, जिस रेट पे ये बन रहे हैं। यानी कि अभी पेट्रोलियम का ले लो, कोल का ले लो, या आप नेचुरल गैस के ले लो, इन मिनरल्स का जो अब जैसे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है डे बाई डे ग्रो हो रही है, तो जब पॉपुलेशन ग्रो होगी इनका डिमांड भी ग्रो हो रहा है। तो जिस रेट पे ये कंज्यूम कर रहे हैं, जिस रेट पे दोस्तों ये कंज्यूम कर रहे हैं इनको, वह फार अवे या बहुत ज्यादा है अगर इसको कंपेयर किया जाए किससे? रेट ऑफ फॉर्मेशन से। रेट ऑफ फॉर्मेशन किनके? इन मिनरल्स के, यानी कि पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस। यानी जिस रेट पे यह फॉर्म हो रहा है, जिस रेट पे यह बन रहा है, वो बहुत कम है कंपेरिजन देन जिस रेट पे लोग इसका यूज कर रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है, या इस हिसाब से अगर यह कंज्यूम होगा, या बहुत जल्दी ही जो इनका रिसोर्स है, जो रिजर्व है, वो खाली हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ऑयल, सबसे पहले ऑयल देखते हैं।
फिर नेचुरल गैस। ऑयल का एडवांटेज क्या है, ये थोड़ा इजी रहता है ट्रांसपोर्ट करने में, टैंकर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या होता है, ये भी बहुत ईजियर होता है ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू हम इनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और ये ऑयल और कोल से कंपेयर करने तो ये क्लीन होता है जो नेचुरल गैस होता है, और ऑयल से चीपर होता है। अब इन दोनों का डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन रिप्लेट होता है जब ऑयल स्पिल होता है। ऑयल स्पिल का मतलब जैसे आपने किसी कहीं पे ऑयल रखा है, लीकेज की वजह से ऑयल लीक होने लगा, पूरा फैल गया, उसको ऑयल स्पिलेज बोलते हैं। तो जब ऑयल स्पिलेज होता है या जो गैस लीकेज होता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन डिप्लेट हो रहा है, ऑक्सीजन कम होता है, और जो पॉल्यूटेंट रिलीज होता है इनकी वजह से, ऑयल और नेचुरल गैस की वजह से, वे क्या होते हैं, उनकी वजह से एसिड रेन होता है। और नए नए फ्यूल का एक्सप्लोर, नए नए फ्यूल को का पता लगाना या एक्सप्लोर करना काफ़ी इजी नहीं होता है। अब फायर का देखते हैं, फायर का एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज है कि कलेक्शन जो इनका होता है, इनको कलेक्ट करने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। पॉल्यूटिंग होता है, प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्या होता है, प्रमोट होता है। अब जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो गैस होती है CO2 की वजह से होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा CO2 रहेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना ज़्यादा रहेगा। तो जब लकड़ियों को जलाते हैं लोग, उसमें जो रिलीज होती है CO2, वो जाके यहाँ पे रुकती है, तो उससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो और ज़्यादा प्रमोट होता है। कोल का एडवांटेज क्या, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, यानी अवेलेबल होता है, इफिशियंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। डिसएडवांटेज क्या होता है, पॉल्यूटिंग सोर्स है, और बल्कि टू ट्रांसपोर्ट है, बल्कि होता है ट्रांसपोर्ट करने में। अब हाइडल पावर देखते हैं। हाइडल पावर का एडवांटेज क्या होता है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, चीप होता है काफ़ी। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी होती है ना, उसको वे डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे अभी डैम का ले लो, डैम का एग्जांपल ले लो, कि जो लोअर एरिया पे जो लोग रहते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, हट जाते हैं। इनंडेट्स लो लाइंग रीजन, जो लो लाइंग रीजन्स होते हैं वो इनंडेट्स हो जाते हैं, मतलब खाली हो जाते हैं। एक हिसाब से देखो ना, अगर डैम जब ओपन होता है, जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ज़्यादा बारिश होता है, रिवर में ज़्यादा पानी लग जाता है, तो डैम ओपन कर दिया। जब डैम पूरा ओपन होता है तो नीचे वाला जो एरिया पूरा रहता है, लो लाइंग एरिया, क्या होता है, पूरा भर जाता है पानी से। तो इनंडेट्स लो लाइंग रीजन, एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसको सेटअप करने में काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बहुत पैसा लगता है। कोल, दूसरा हम देखेंगे कोल। जो कोल है दोस्तों, वह मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है। अबंडेंटली का मतलब होता है काफी प्रचुर मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा ये पाया जाता है फॉसिल फ्यूल। और इसका यूज कैसे, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल किया जाता है, कहाँ कहाँ पे, इंडस्ट्री जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन में, और स्टीम इंजन में, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। यानी कि जो कोल है दोस्तों, उसका यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल किया जाता है आयरन और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज में, स्टीम इंजन्स में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी हमको, जो बिजली मिलती है किससे, कोल से, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर बोलते हैं। तो दोस्तों जो कोल आज हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर आज हम यह कोल यूज करें, बस कल शाम का बना, सुबह हमने यूज कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो जो कोल आज हम यूज करें दोस्तों, वह मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना था, जब जायंट फन और स्वैम्स जो थे, बेरिड हो गए थे अर्थ के लेयर के अंदर में, यानी अर्थ के अंदर जो जायंट फन थे और स्वयं थे, वो दफन हो गए थे, दब गए थे। तब जाकर आज से मिलियंस ईयर्स पहले, तब एक कोल जो है कि बना था। इस ठीक है, अब जैसे कि क्या स्वयं क्या होता है, जैसे कोई पानी है, ठीक है, पानी होता है, तो यहाँ पे कोई पेड़ है, पेड़ गिर गया, ये पेड़ सड़ता 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 चला जाता है, काई नुमा बन जाता है, दलदल नुमा बन जाता है। तो इसकी यहाँ पे बात हो रही है, स्वयं का मतलब क्या होता है, दलदल। ठीक है, कोल, इसलिए कोल को क्या बोला जाता है, बेरिड सनशाइन भी बोला जाता है कोल को। तो दोस्तों जो कोल की जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर कंट्री है, वो कौन कौन सी हैं, चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। और इंडिया की जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है, वो कौन है, रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, जो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, झारखंड में है। ठीक है, अब देखते हैं पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के बारे में, the petrol that keeps your car running as well as the oil that keep your cycle from squeaking both begin as a thick black liquid called petroleum। squeaking का मतलब होता है चरमराना। अभी साइकिल में तेल ना डालो आप, तो क्या होता है, आवाज बहुत आता है ना, उसको स्क्वीकिंग बोलते हैं। तो दोस्तों जिस पेट्रोल की वजह से आपकी कार रन करती है, आप यानी कि जिस पेट्रोल की वजह से हमारी कार चलती है, और
जिस ऑयल की वजह से हमारी जो साइकिल वह स्क्वेक नहीं करती, यानी कि चरमराती नहीं है। तो बोथ ये जो यानी कि वो पेट्रोल और जो ऑयल है ना, दोनों की शुरुआत जो होती है एज ए थिक ब्लैक लिक्विड के रूप में होती है, जिसको क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम बोला जाता है। तो यह जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों, कहाँ पे पाया जाता है, रॉक अर्थ के अंदर रॉक्स की लेयर्स के बीच में, और इसको ड्रिल किया जाता है ऑयल फील्ड, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होती है, ऑफशोर में और कोस्टल एरियाज में। उसके बाद इनको रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जिसको क्रूड ऑयल नाम भी बोलते हैं, इनको रिफाइनरीज में भेजा जाता है, विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग वहाँ पे होती है। उसके बाद एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और ल्यूब्रिकेंट्स। पेट्रोल जो पेट्रोलियम होता है और जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं दोस्तों, उनको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ठीक है। क्यों ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि दे आर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। और जो चीप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं पेट्रोलियम की दोस्तों, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। और अदर जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम के, वो है यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। वेनेजुएला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, इंडिया में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम के, वो है दिग्बोई, जो कि असम में है, बॉम्बे हाई इन मुंबई, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, यानी कृष्णा और गोदावरी रिवर्स का जो डेल्टा वाला रीजन है। ठीक है। और जो पेट्रोलियम होता है दोस्तों, यह कहाँ से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड से। पेट्रा मीनिंग रॉक, पेट्रा का मतलब रॉक होता है। ओलियम मीनिंग ऑयल, ओलियम का मतलब ऑयल होता है, इसलिए पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। ठीक है, यानी रॉक, ऐसा ऑयल जो कि रॉक से आए। नेचुरल गैस, हमने कोल के बारे में देख लिया, पेट्रोलियम के बारे में देख लिया, अभी नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। तो दोस्तों, नेचुरल गैस अलग नहीं पाया जाता, नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही पाया जाता है, और यह तब रिलीज होता है जब क्रूड ऑयल को निकाल दिया जाता है सरफेस पे। यानी जो क्रूड ऑयल होता है उसको हमने निकाल कर सरफेस पे कर दिया, उसके बाद जो है कि पेट्रोलियम जो है, जो नेचुरल गैस है, वह रिलीज होता है। ठीक है। इट कैन बी यूज, इसका यूज एज ए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। तो दोस्तों, जो नेचुरल गैस है वह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, जिसके डाइवर्स यूजेस हैं। इट इज यूज एज ए फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज एज ए फ्यूल के रूप में किया जाता है, कहाँ पे, पावर सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए या बिजली जनरेट करने के लिए। और हीटिंग पर्पज के लिए किया जाता है इन इंडस्ट्रीज, एज ए रॉ मटेरियल, यानी इंडस्ट्रीज में हीटिंग पर्पज के लिए किया जाता है, और एज ए रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और केमिकल फैक्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इनका यूज कैसे किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल के रूप में इनका यूज किया जाता है। और एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल, एंड ट्रांसपोर्ट फ्यूल के रूप में भी इनका यूज किया जाता है, और एज ए कुकिंग फ्यूल इनका यूज किया जाता है। ग्लोबली, यूएसए, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। तो दोस्तों, ग्लोबली यानी वर्ल्ड में जो मेजर प्रोड्यूसर हैं किसके, नेचुरल गैस के, वो कौन कौन सी कंट्री हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में, यानी हमारे भारत देश में, जो मेजर नेचुरल गैस रिजर्व हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा एंड असम। ठीक है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ ऑयल रिजर्व एट एन अलार्मिंग रेट। तो दोस्तों, जो शार्प इंक्रीज है हमारे कंजम्पशन में फॉसिल फ्यूल के, उससे क्या हो रहा है, जो हमारा रिजर्व है, जो रिजर्व है यानी जहाँ पे पेट्रोलियम मौजूद है, वो वह जो है कि खत्म होने के कगार पे है। अलार्मिंग रेट यानी कि खत्म होने के कगार पे, जो हमारा इंक्रीज डे बाय डे इतना बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन इतना डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर आल्सो काज फॉर कंसर्न। और जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं दोस्तों, जो कि रिलीज होते हैं, जो दूषित यानी कि टॉक्सिक जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि रिलीज होते हैं, इनको बर्न करने के बाद, वे भी काज फॉर कंसर्न यानी चिंता के विषय हैं। नेचुरल गैस इज अबंडेंट एंड इज द क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन। जो नेचुरल गैस है वो अबंडेंट है, यानी वो काफी मात्रा में पाया जाता है, और क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है, प्रोड्यूसिंग अराउंड हाफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड जस्ट 1/10 ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट ऑफ कोल व्हेन बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इसको विद एग्जांपल समझते हैं।
ठीक है। अब देखो हमने जैसे देखा नेचुरल गैस जो है अबंडेंट होता है, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है। अब देखो जो कोल होता है, सपोज आपने कितना कोल 100 केजी कोल को क्या किया, बर्न किया। एक साइड 100 केजी कोल को बर्न किया आपने, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरी जगह आपने 100 लीटर्स नेचुरल गैस का यूज किया, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, समझना इस चीज को कि एक जगह तो आपने 100 केजी कोल लिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरी जगह सेम क्वांटिटी में आपने 100 लीटर क्या लिया, 100 लीटर नेचुरल गैस लिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मान लो ये 100 केजी से जो CO2 रिलीज हुआ, कितना CO2 रिलीज हुआ, सपोज 2 केजी, 2 लीटर, या ठीक है CO2 है, गैस है, यानी अगर सपोज इससे 2 लीटर CO2 एमिट हुआ या 2 लीटर CO2 जो है कि रिलीज हुआ, किसके किसके बर्न होने से, कोल के बर्न करने से। और अदर जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज हुए दोस्तों, वे कितना हुए, मान लो 1 केजी या 1 लीटर। समझना इस चीज को, यानी कि हमने जब 100 केजी कोल को बर्न किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमने क्या पाया कि 2 लीटर CO2 एमिट हुआ या 2 लीटर CO2 प्रोड्यूस हुआ, रिलीज हुआ, और 1 लीटर अदर पॉल्यूटेंट्स जो है कि रिलीज हुए। अब तो क्या होगा कि अगर हम 100 लीटर नेचुरल गैस यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इस केस में क्या होगा कि यानी कि क्वांटिटी सेम है, तो इस केस में क्या होगा, ये 50% CO2 एमिट करेगा कंपेरिजन देन कोल। यानी कि अगर कोल 2 लीटर CO2 एमिट कर रहा है, तो फास्ट श्योर यह 1 लीटर CO2 जो है कि रिलीज करेगा, कितना, 1 लीटर। और जो अदर पॉल्यूटेंट्स यह रिलीज करेगा वह कितना करेगा, यह 100 ml, कितना, 100 ml, यानी 1/10। ठीक है, यानी कि हमने देखा कोल को जब हमने बर्न किया तो जो 2 लीटर CO2 प्रोड्यूस हुआ, और जो 2 लीटर जो है कि CO2 रिलीज हुआ, और 1 लीटर अदर पॉल्यूटेंट्स रिलीज हुए। तो उस केस में नेचुरल गैस, जो अगर हम नेचुरल गैस का सेम क्वांटिटी में यूज करेंगे दोस्तों, तो वहां पे 1 लीटर CO2 यानी 50% ऑफ CO2 कंपेरिजन देन कोल, यानी 1 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगा, और जो है कि 100 ml यानी 1/10 अदर पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे। ठीक है, natural gas can help to support renewable or non-conventional sources of energy as cleaner alternative to fossil fuel। तो दोस्तों जो नेचुरल गैस है वह हमारी हेल्प कर सकता है टू सपोर्ट रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करने में एज क्लीनर अल्टरनेटिव टू फोसिल फ्यूल्स। यानी कि फोसिल फ्यूल्स का जो एक फोसिल फ्यूल का अल्टरनेटिव के रूप में क्लीनर अल्टरनेटिव, यहाँ पे हमने देखा ना कि क्लीन नेचुरल क्लीन गैस है, ठीक है, क्लीन हाइड्रोकार्बन है, तो यह जो है कि फोसिल फ्यूल का एक क्लीनर अल्टरनेटिव है। यूजिंग नेचुरल गैस कैन हेल्प टू ब्रीथ द जर्नी ऑफ मूविंग फ्रॉम फोसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो दोस्तों नेचुरल गैस का यूज करके हम जो क्लीन फोसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ, यानी फोसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ जो जाने का रास्ता है, उसको पार करने में जो रास्ते जाने के रास्ते का जो ब्रिज है उसको पार करने में हमारा हेल्प कर सकता है। ठीक है, यानी यूजिंग नेचुरल गैस का यूज करके कैन हेल्प टू ब्रिज द जर्नी ऑफ मूविंग फ्रॉम फोसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। यानी कि नेचुरल गैस का यूज करके जो फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ जाने का रास्ते का जो ब्रिज है उसको पार करने में यह हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हाइडल पावर। तो दोस्तों हाइडल पावर क्या होता है, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। तो दोस्तों होता क्या है कि रेन वाटर को या रिवर वाटर को एक डैम बनाया जाता है, उसमें स्टोर किया जाता है, और उसको बहुत ही हाइट से गिराया जाता है, काफी ऊंचाई से गिराया जाता है। तो जो द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो क्या होता है दोस्तों, जो फॉलिंग वाटर है उसको पाइपलाइन के थ्रू निकाला जाता है, पाइपलाइन के थ्रू उसको निकाला जाता है, और उस पाइपलाइन में क्या होता है, टरबाइन लगा होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं। अब देखो ये डैम है, ये बहुत हाई पे बनाया जाए, यहाँ पे अब कम दिख रहा है ना दोस्तों, इसकी हाइट बहुत ज्यादा रहती है, कितना, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट रहेगी उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में, आपको याद होगा कि घर में आपको क्या होता है, आपकी छत है, छत के ऊपर टैंक लगा रहता है, टंकी लगी रहती है पानी की, नीचे आप जो है कि टैप ओपन करते हो पानी आता है। आप ऑब्जर्व करना, या आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर मान लो आपका
2 फ्लोर का मकान है या 3 फ्लोर का आपका मकान है या किसी बिल्डिंग में आप रह रहे हो, तो टैंक जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जो वाटर टंकी है वो यहाँ पे लगी हुई है। अब आप देखना और ऑब्जर्व करना कि जो प्रेशर यहाँ पे जो टैप लगा होगा फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे जो टैप लगा होगा ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कंपैरिजन देन ए थर्ड फ्लोर। यानी कि जहाँ पे, यानी एकदम तीसरे वाले माले पे आप पानी ओपन करना, देखना वहाँ पे बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता, बहुत ही कम प्रेशर आता है। बट जब आप ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, यहाँ पे जो टैप में पानी आता है काफ़ी हाई प्रेशर से आता है। क्यों? कि जितने हाई पे रखोगे ना, नीचे आते तक प्रेशर जो है पानी का उतना तेज हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो डैम की हाइट होती है ना, बहुत बहुत ऊपर तक बनाई जाती है, बहुत हाई बनाई जाती है। और ये जो पाइप होती है ये नीचे एकदम बनाया जाता है कि जितना हाई ज़्यादा रहेगा उतने हाई प्रेशर से ये पानी जो है पाइपलाइन से पाइपलाइन के थ्रू जाएगा और टरबाइन उतनी तेजी से जो है कि रोटेट होगी। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब पानी, यानी कि रिवर का वाटर सपोज आ रहा है, यहाँ पे स्लूइस गेट लगा रहता है, याद रखना इस चीज़ को, यहाँ पे स्लूइस गेट लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली ओपन रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी ऐसा तो है नहीं कि झटके से इतना पानी आ गया। पानी का लेवल धीरे धीरे ऐसे ऐसे लेवल हाई होता है ना, धीरे धीरे बढ़ता है ना। अगर ये ओपन रहेगा तो फिर स्लो प्रेशर से पानी जाएगा, टरबाइन मूव ही नहीं करेगी। तो इसलिए क्या जाता है, यहाँ पे स्लूइस गेट लगाए जाते हैं ताकि पानी जो है यहाँ से निकल ना पाए। तो स्लूइस गेट लगा रहता है, तो जब पानी एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, तब उस स्लूइस गेट को, जो स्लूइस गेट होता है दोस्तों, वहाँ पे उसको ओपन करते हैं, तो पानी जो है इसके थ्रू आता है, इस पाइपलाइन के थ्रू बहुत प्रेशर से आता है। यहाँ पे टरबाइन लगी रहती है और यह टरबाइन को रोटेट करता है। जब पानी ऐसे पास होता है ना, टरबाइन को रोटेट करता है। तो जब टरबाइन रोटेट होती है तो यहाँ पे जनरेटर लगा रहता है। जब टरबाइन रोटेट होगी तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और यह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो जो है कि तो अदर जगह जो है बिजली को पास कर दिया जाता है। तो द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमने देखा, जो ब्लेड होता है वो जनरेटर को ऑन करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी कि जो हाइड्रो द सेंस वाटर। ठीक है, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई तो जो वाटर डिस्चार्ज होगा इसका क्या किया जाता है, तो इसका यूज इरिगेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी खेतों की सिंचाई के लिए। तो दोस्तों जो वर्ल्ड की ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है उसका 1/4 किससे किया जाता है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है ना, उसमें से 1/4 जो है कि हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और जो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में जो लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है हाइडल पावर की, वो है पैराग्वे, जो कि कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना। और कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है इंडिया में, जैसे कि भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों ये है इंडिया का मैप, यानी हमारे देश का मैप है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डैम है कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। जैसे जो भाखड़ा नांगल हमने देखा, भाखड़ा नांगल यहाँ पे बना हुआ है, किस रिवर पे, वो सतलज, यहाँ पे सतलज रिवर फ्लो होती है। कौन सी, सतलज रिवर, उसी पे बना हुआ है भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे है गांधी सागर डैम। ठीक है, कौन सा, गांधी सागर डैम, जो कि किस रिवर पे बना हुआ है, यह चंबल रिवर पे बना हुआ है। सुना होगा ना चंबल घाटी, तो ये चंबल रिवर पे बना हुआ है। यहाँ पे तेलंगाना में यहाँ पे बना हुआ है कौन सा, नागार्जुन सागर डैम, जो कि कृष्णा रिवर यहाँ पे फ्लो होती है, कृष्णा रिवर उस पे बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे है जो कि ईस्टर्न इंडिया में कौन सा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो कि बना हुआ है किस पे, कोनार रिवर पे। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जो इंडिया के कोल प्रोड्यूसर एरियाज हैं, जैसे कि रानीगंज, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, रानीगंज, यहाँ पे झारिया है और बोकारो है, यहाँ पे झारखंड में, और यहीं पे धनबाद भी है झारखंड में। ये जो एरियाज है यहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे पहले जो है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई थी, वो है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है कि डेवलप हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमने देख लिया कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जो फॉसिल फ्यूल का यूज है, कंजम्पशन है, वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इसकी शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, ऐसा एस्टिमेट किया गया कि जो प्रेजेंट रेट है कंजम्पशन का, अगर यह कंटिन्यू रहा, ऐसे ही बना रहा, जो जो इसके रिजर्व्स हैं फ्यूल के, वे बहुत जल्द ही क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन है वो ऐसे कंटिन्यू रहा, तो जो इनके रिजर्व्स हैं ना वो खाली हो जाएंगे।
Moreover, their use also causes environmental pollution। तो दोस्तों ठीक है, तो खत्म तो हो जाएंगे, बट इसके अलावा क्या है कि इनके यूज से क्या होता है ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि प्रदूषण फैलता है। इसलिए देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। इसलिए हमको क्या जरूरत है कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस यूज करें, यानी कि एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि क्या है, रिन्यूएबल है। तो सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट, तो यानी जो दोस्तों जो सन की हीट है और लाइट है, जो इनको हम एवरीडे जो है कि फील कर सकते हैं। ठीक है, यानी हीट और जो लाइट एनर्जी है सन की, वो उसको हम एवरीडे फील कर सकते हैं। सोलर सोलर एनर्जी क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है ना कि सन को ट्रैप, जो सन से लाइट आती है, जो एनर्जी आती है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है और उसको सोलर सेल में इसका यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आप दीज सेल्स आर ज्वाइन इनटू सोलर पैनल, तो जो बड़े बड़े आप सोलर पैनल देखते हैं ना, इनमें से बहुत सारे सेल्स एक साथ उसमें जो है कि ज्वाइन कर दिए जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज। पावर जनरेट करने के लिए किसके लिए, हीटिंग और लाइटिंग पर्पज के लिए। यानी जो जैसे यहाँ पे सोलर पैनल देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे सेल एक साथ जो कि कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, ताकि इनसे जो है कि हीटिंग, मतलब किसी को कुछ हीट करना हो, हीट किया जा सकता है, लाइटिंग पर्पज के लिए भी। ठीक है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, इसमें जो है बहुत सारे सेल्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, जिनका यूज कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, हीटिंग और लाइटिंग पर्पज के लिए। टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का, इससे बहुत सारी कंट्रीज जो कि कहाँ पे हैं, ट्रॉपिकल कंट्री, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में, यानी इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज हैं, इसका बेनिफिट ले रही हैं। दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। अबंडेंट सनशाइन यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है सूर्य की रोशनी पहुंचती है, यानी बहुत ज्यादा जो है कि सनलाइट वहाँ पे पहुंचती रहती है। अब जैसे कि अभी पोलर रीजन में सोचो, जो पोल के साइड, वहाँ पे इसका कुछ यूज हो पाएगा, वहाँ पे लाइट तो पहुंचती ही नहीं है, तो वहाँ पे इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा। तो जो अर्थ है, जो इक्वेटोरियल रीजन है, या जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जो रीजन है, यहाँ पे काफी सारी कंट्रीज इसका अच्छा खासा यूज कर रही हैं, बेनिफिट ले रही हैं। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज इन सोलर हीटर। तो जो सोलर एनर्जी है दोस्तों, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर्स में, और इसके और बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। यानी कि जो सोलर एनर्जी का यूज है कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स के अलावा सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर में किया जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। से विंड एनर्जी के बारे में, विंड एनर्जी का एडवांटेज क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार सेट कर दो, सेटअप में काफी खर्चा आता है, उसके बाद काफी लो प्रोडक्शन होता है, यानी जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, सेफ और क्लीन होता है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉइज पॉल्यूशन, इससे बहुत नॉइज पॉल्यूशन होता है। अभी हैम्बर्ग जर्मनी के साइड चले जाओ, कोस्टल एरिया में, आपको कोस्टल एरिया में जैसे पहुंचोगे वहाँ पे बहुत सारी विंड मिल्स दिखेंगे, तो काफी वहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन होता है। विंड मिल्स, इनको सेटअप करने में काफी पैसा लगता है, काफी खर्चा होता है, डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, और बर्ड के लिए ये हार्मफुल होती है। सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या है, इनएग्जॉस्टिबल, कभी खत्म नहीं होता, होने वाला है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, और डिसएडवांटेज है बहुत एक्सपेंसिव होता है दोस्तों, जो सोलर एनर्जी होता है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, डिफ्यूज सोर्स सो गेट वेस्टेड। टाइडल एनर्जी का एडवांटेज क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इनएग्जॉस्टिबल, ये भी खत्म नहीं होने वाला है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिफिकल्ट टू हार्नेस, काफी डिफिकल्ट होता है इनको हार्नेस करने में। न्यूक्लियर एनर्जी एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है, जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक्सपेंसिव काफी होता है। बायोगैस का एडवांटेज क्या है, लो कॉस्ट होता है, इजी टू ऑपरेट, मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट। डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कि प्रमोट होता है। जियोथर्मल एनर्जी, इसके एडवांटेज क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली होता है और ऑलवेज अवेलेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटी, सिटी से काफी दूर लोकेटेड होता है दोस्तों, इसलिए बहुत कॉस्टली पड़ जाता है इसको, इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि सिटी तक पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं विंड एनर्जी। विंड जो है दोस्तों, वह एक इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड मिल्स जो है कि आज हम जानते हैं, जो विंड मिल्स है उसका यूज बहुत लंबे टाइम से, इमेमोरियल टाइम से उसका यूज कर रहे हैं हम, ग्राइंडिंग ग्रेन्स और लिफ्टिंग वाटर के लिए, यानी ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए और वाटर को लिफ्ट करने के लिए। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, दी हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल्स विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉडर्न टाइम में
दोस्तों जो विंड मिल होता है, ऐसे विंड मिल लगा रहता है, आप देखोगे ना ज़्यादा करके ये कोस्टल रीजन में और पहाड़ी रीजन में होता है, जहाँ पे विंड काफ़ी तेज़ी से चलती हैं। तो ऐसे-ऐसे विंड मिल लगे रहते हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे विंड मिल्स लगे रहते हैं। तो ये विंड मिल्स कनेक्टेड होते हैं किससे? जनरेटर से, ठीक है? विंड जब चलती है, ये विंड मिल्स रोटेट होते हैं। जब रोटेट होंगे, जो जनरेटर होगा, जनरेटर इनसे कनेक्टेड होता है, तो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड, जो विंड फार्म्स होते हैं, यानी विंड की खेती, यानी विंड फार्म होते हैं यहाँ पे बहुत सारे। आपको जैसे अभी मैंने बात की ना, हैम्बर्ग जर्मनी जो है कि जर्मनी में है, वहाँ पे जाओगे बहुत सारा आपको कोस्टल एरिया में, यानी कि आप काउंट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा है। अभी मेरे पास उसका कोई फोटोग्राफ्स नहीं तो मैं दिखाता, बट बहुत ज़्यादा होता है, आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्लस्टर्स आपको दिखेगा, बहुत सारे विंड मिल्स रहते हैं, ज़्यादा करके कहाँ पे? कोस्टल रीजन में रहते हैं और माउंटेन पासेस में रहते हैं, जहाँ पे स्ट्रांग और स्टडी विंड जो है कि ब्लो होती है। तो नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, जैसे भी मैंने बात किया ना जर्मनी, बाकी नीदरलैंड तो मैं नहीं गया हूँ, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए में भी मिलेगा, स्पेन, यहाँ पे बहुत सारा विंड फार्म जो है कि है। यानी कि नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए, यूके, यूएसए, स्पेन में आप जाओगे तो बहुत सारे विंड फार्म्स आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े, जो वहाँ पे विंड जो है कि मिल्स लगे हुए हैं। देखते हैं न्यूक्लियर पावर, ठीक है? तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर को जो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, जैसे कि यूरियम और थोरियम, इनके जो एटम्स होते हैं ना, जो इनके एटम्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियाई होता है, उस न्यूक्लियाई से इनको ऑब्टेन किया है। न्यूक्लियाई में जो एनर्जी स्टोर होती है, वहां से न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जाता है। तो दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हो कि नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, ठीक है। तो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम और थोरियम, थोरियम के जो एटम्स होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियाई में जो एनर्जी होती है ना, वहां से न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यूरेनियम और थोरियम जैसे नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो इनके एटम्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियाई में जो एनर्जी स्टोर होती है, वहीं से न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो दोस्तों ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस से गुजरते हैं, कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और वहाँ पे जो है कि पावर एमिट करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर, यानी न्यूक्लियर पावर के जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो हैं यूएसए और यूरोप। इंडिया में राजस्थान एंड झारखंड है लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। तो दोस्तों हमारे इंडिया में राजस्थान और झारखंड में जो है कि लार्ज डिपॉजिट हैं किसके? यूरेनियम के। थोरियम जो है कि लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, कहाँ पे? मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला, केरला जो बीच है केरला का, वहाँ पे मोनोजाइट सैंड में पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। तो जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर जो कि कोटा राजस्थान में है, कोटा के नियर बाय, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियर पावर को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी का, जो न्यूक्लियर एनर्जी से जब इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, उसका प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। काफी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है काफी लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे। तो ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ पे क्या होता है? फिजन प्रोसेस होता है, यानी न्यूक्लियर फिजन होता है। फिजन में क्या होता है? जो एटम्स होते हैं काफी जो ब्लास्ट होते हैं, बहुत काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, बट यहाँ पे कुछ जो है कि अदर एलिमेंट्स लगाए जाते हैं, ताकि जो है कि इनकी जो एनर्जी होती है उसको ऑप्टेट जो है कि रिड्यूस कर देते हैं, अदरवाइज ये जो लगा रहता है सब सारा का सारा ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है, तो यहाँ पे काफी एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे वाटर को सराउंड रहता है, ठीक है। ऐसे वाटर जो है कि पानी जो है कि मूव करता रहता है, ठंडा पानी रहता है। बट जब न्यूक्लियर फिजन होता है ना, तो काफी एनर्जी आ जाती है, काफी हीट आ जाती है, तो इस पानी को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देता है। जब यह पानी गर्म हो जाता है, यहाँ पे खाली पाइपलाइन है, ये जो है खाली होती है, इसमें कुछ नहीं होता। बट जब हद से ज्यादा पानी गर्म होगा तो क्या होगा? स्टीम प्रोड्यूस होगा। सीधी सी बात है, क्या होता है? स्टीम प्रोड्यूस होगा। तो स्टीम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, फिर स्टीम यहाँ से ऐसे मूव करती है, यहाँ से ऐसे मूव करती है, स्टीम जाती है। तो जब ये स्टीम जाएगी, नॉर्मली स्टीम ऐसे जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे टरबाइन लगा रहता है, टरबाइन कनेक्टेड रहता है जनरेटर से। तो जैसे ये टरबाइन पे जाता है, टरबाइन को मूव करता है, जो टरबाइन जब मूव होती है, तो यहाँ क्योंकि ये
जनरेटर से कनेक्टेड रहती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है कि प्रोड्यूस होता है। देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, यानी हीट एनर्जी जो कि अर्थ से ऑब्टेन की जाती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियो मतलब अर्थ, ठीक है, थर्मल यानी कि हीट। तो अर्थ से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो हीट प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, क्लास 7 में ही हमने देखा था अर्थ का जो पूरा इंटीरियर पार्ट था, यानी कि जैसे हमने देखा था कि कोर होता है, फिर मेंटल होता है, मेंटल में काफी पूरा जो है कि मैग्मा चैम्बर, मतलब पूरा मैग्मा रहता है। तो हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, जितना डीपर जाएंगे, जो अर्थ का टेम्परेचर है बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ जितना आप नीचे जाओगे, जो जो टेम्परेचर होता है काफी राइज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। तो समटाइम्स क्या होता है दोस्तों ना, जो ये हीट एनर्जी होता है, अब अर्थ के अंदर काफी, अब जैसे अर्थ का ऐसे लेयर देखो ना, अर्थ का, अब यह अर्थ है, मान लो इसको आप 2D में देखो, यहाँ पे क्या रहता है, मैग्मा चैम्बर रहता है पूरा, मतलब मैग्मा रहता है, इसे मेंटल आप बोल दो, मेंटल रहता है। फिर यहाँ पे पानी रहता है, क्योंकि मेंटल का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। मेंटल का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। अब जब यह गर्म होगा, यहाँ पे जो रॉक होता है वो भी गर्म हो जाता है। रॉक जब गर्म होगा, ये जो पानी है ये भी गर्म हो जाता है। पानी जब गर्म होगा, अब सीधी सी बात है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, पानी जब गर्म होता है क्या होता है, स्टीम रिलीज होती है। तो यहाँ पे भी स्टीम रिलीज होती है। समटाइम्स कहीं पे होता है, बहुत सारी जगह पे क्या, यह इस जो स्टीम होती है दोस्तों, वह अर्थ की सरफेस पे आ जाती है एज ए हॉट स्प्रिंग के रूप में, स्टीम निकलती हुई दिखती है, ठीक है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। तो इस हीट एनर्जी का यूज जो है पावर को जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग। तो जो जियोथर्मल एनर्जी होती है दोस्तों, जो कि हॉट स्प्रिंग के रूप में बाहर आती है, उसका यूज कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग के लिए कई साल से किया जा रहा है। यूएसए है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। तो जो यूएसए है दोस्तों, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास वर्ल्ड मतलब सबसे ज्यादा जो है कि जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यूजीलैंड के पास, फिर आइसलैंड के पास, फिर फिलीपींस में, फिर सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। इंडिया में मणिकरण है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कुगा वैली लद्दाख में। यहाँ पे जो है कि हॉट स्प्रिंग्स है, या बोल सकते हो जियोथर्मल प्लांट्स हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फिगर ए में, जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण, कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल। यहाँ पे देखो खाने को पकाया जा रहा है किसकी किसकी हेल्प से, जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे समझ जाओगे आप जियोथर्मल एनर्जी किस प्रकार से यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है रॉक। अब रॉक के नीचे क्या है, मेंटल। यहाँ पे मेंटल है। मेंटल में जैसे हम जानते हैं ना, टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि ये पूरा मोल्टेन मैग्मा रहता है, ठीक है। अब जब इसका मेंटल का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा दोस्तों, जो इसके एडजेसेंट जो रॉक है, जो इससे सटी हुई रॉक है, इससे अटैच, वो भी गर्म होगी। वो गर्म होगी, ये वाला जो पूरा एरिया पूरा पानी है, ठीक है, पूरा पानी है, जो दिख रहा है आपको पूरा पानी है। तो ये पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो क्या रिलीज होगी, स्टीम। तो कहीं पे ऐसे मान लो गैप बन गया, कहीं पे गैप रहता है या कहीं पे क्रैक रहता है, तो वो हॉट स्प्रिंग के रूप में ऐसे हुआ हीट जो है एनर्जी निकलती है, जो स्टीम है निकलती है। तो ये बहुत सारी जगह पे आप देख सकते हैं मिलेगा नॉर्मली, ठीक है। यानी कि अगर थोड़ा सा क्रैक रहेगा तो हॉट स्प्रिंग के रूप में ऐसे रिलीज होता है वो अर्थ से। तो इसमें क्या किया जाता है कि अब ऐसे दो पाइपलाइन यहाँ पे लगा दिए गए, यहाँ पे पानी है, अब जो यह स्टीम है वो स्टीम ऐसे आएगी, यहाँ से स्टीम आएगी, यहाँ से स्टीम आएगी। तो कई पाइपलाइन ऐसे लगा दी जाती हैं ताकि चारों साइड से जब स्टीम काफी ज्यादा आती है तो प्रेशर ज्यादा तेजी से बढ़ता है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो स्टीम ऐसे आएंगे। यहाँ पे टरबाइन रहता है, ऊपर की प्रोसेस सेम है, जनरेटर से अटैच रहता है। जब स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगी, क्योंकि फिर जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जो है कि प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं टाइडल एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि टाइड से ऑब्टेन की जाए। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, ठीक है। यानी कि टाइड से जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द एट द सी। ओपनिंग ऑफ द सी यानी कि सी का जहाँ पे नैरो ओपनिंग होता है वहाँ पे डैम बना के इसको हार्नेस किया जा सकता है। अब नैरो ओपनिंग की बात क्यों आ रही है, अब देखो जहाँ पे सपोज एक जगह सी की ओपनिंग इतनी बड़ी है, एक जगह सी की ओपनिंग इतनी बड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप डैम बनाओगे, काफी ज्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा, काफी रिस्की रहता है इतना बड़ा बनाना, और काफी पैसा इसमें लगेगा। अब यहाँ पे जहाँ पे नैरो ओपनिंग होती है यहाँ पे बनाते हैं। टाइड जैसे कि हम जानते हैं हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, जो कि दिन में 2 बार आती है, ठीक है। अब जब हाई टाइड आता है, चाहे नैरो ओपनिंग हो चाहे वाइडर ओपनिंग हो,
वो पानी का लेवल बढ़ता है और नैरो ओपनिंग में भी बढ़ता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो नैरो ओपनिंग है वहाँ पे ऐसे डैम बना दिया जाता है। पूरा प्रोसीजर सेम रहता है जैसे हाइडल पावर होता है, पूरा प्रोसीजर सेम रहता है, बट उसमें बहुत हाइट से गिराया जाता है। तो जब पहले इसमें देखो 2 डायग्राम दिया गया है, समझना चाहिए। यहाँ पे 2 डायग्राम दिया गया है, ठीक है? अभी समझेंगे क्यों। सबसे पहले हम आते हैं सपोज ये डायग्राम 1 पे, इस वाले डायग्राम पे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अब देखो, जब इसको नैरो ओपनिंग पे हमने बनाया, डैम नुमा बना दिया, यहाँ पे हमने टरबाइन लगा दिया, टरबाइन को जनरेटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ऐसे हर जगह पे, कई जगह पे ऐसे हमने कर दिया। अब उसका जब हाई टाइड आया, यहाँ पे भी एक चीज याद रखना, अब हाई टाइड भी ऐसे तो नहीं है कि लेवल यहाँ पे था, मतलब पहले हाई टाइड का लेवल यहाँ पे था, झटके से यहाँ पे पहुंच गया, ऐसे तो होता नहीं है। वो तो स्लोली 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 ऐसे बढ़ता है ना। तो यहाँ पे भी क्या लगा रहता है, यहाँ पे भी स्लूइस गेट लगा रहता है, इस साइड पे भी, यानी हाई टाइड सी साइड में भी और शोर साइड में भी क्या लगा रहता है, स्लूइस गेट लगा रहता है, ठीक है? तो जब हाई टाइड आता है तो स्लूइस गेट इसको बंद कर दिया जाता है, ये बंद रहता है। तो हाई टाइड जब का लेवल ऐसे आते 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 पूरा हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाता है, यानी जितना पहुंचना रहता है वहां तक पहुंच जाता है, तो इस स्लूइस गेट को ओपन कर दिया जाता है। तो स्लिट गेट को जब ओपन किया जाता है, ये ऐसे पानी मूव करता है, तो टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट करेगा, फिर जनरेटर से कनेक्टेड आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये हाई टाइड के केस में होता है। फिर जब पूरा पानी अब यहाँ तक इस लेवल तक आ गया, तो पानी यहाँ से पहुंच के ये लेवल बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में अब क्या करते हैं, इस वाले गेट को बंद कर देते हैं। यानी अब हाई टाइड रहता है, जब लो टाइड आएगा दोस्तों, तो पानी का लेवल भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम होगा ना, झटके से तो कम नहीं होगा। बट अब टरबाइन रोटेट होगी जब हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है? यानी काफी प्रेशर रहेगा तब जो है कि टरबाइन रोटेट होगी। अदरवाइज पानी स्लोली स्लोली जाएगा तो टरबाइन रोटेट ही नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जब लो टाइड के केस में क्या होता है, जब पानी मान लो यहाँ तक पहुंच गया, पानी यहाँ तक पहुंच गया, ये स्लूइस गेट को बंद कर दिया गया। स्लूइस गेट को बंद कर दिया गया, जब ये वाला लेवल पूरा खाली हो गया, इस साइड का लेवल पूरा खाली हो गया, यानी कि अब काफी प्रेशर जो है जनरेट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो गेट है उसको खोल दिया जाता है, झटके से पानी निकलता है, यहाँ से झटके से निकलता है, टरबाइन को रोटेट करता है, और क्योंकि टरबाइन कनेक्टेड रहती है जनरेटर से, फिर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। यानी कि हाई टाइड का भी यूज किया जाता है, लो टाइड का भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाई टाइड के टाइम में क्या होता है, एनर्जी एडवर्टाइज यू टू टर्न द टरबाइन इंस्टॉल, जैसे डायरेक्टली हमने देख लिया कि क्या प्रोसीजर पूरा रहता है, ठीक है? रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच इन इंडिया हैव द ह्यूज टाइडल मिल फार्म, जो है कि रशिया में, फ्रांस में, और जो हमारा गल्फ ऑफ कच वाला रीजन है दोस्तों, वहाँ पे ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स है। बायोगैस, organic waste such as dead plants and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel called biogas। तो दोस्तों ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग और किचन वेस्ट का यूज किया जा सकता है, या इनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, गैसियस फ्यूल में, जिसको कि बायोगैस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दी ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, किसमें, बायोगैस डाइजेस्टर में। और वहां पे फिर इमिट होता है क्या, बायोगैस, विच इज इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड जो बायोगैस होता है दोस्तों, इसेंशियली किसका मिक्सचर होता है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो जो बायोगैस है दोस्तों एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटिंग के लिए, और ये प्रोड्यूस करता है क्या, ह्यूज अमाउंट ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है नेचुरल, जिसको खाद बोलते हैं, वो हर ईयर काफी मात्रा में प्रोड्यूस करता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। दोस्तों अब देखो कितना ज्यादा हमने देखा कि एनर्जी हर जगह पे है, हर जगह में एनर्जी का यूज कर सकते। जैसे अभी विंड एनर्जी ले लो, कभी ना खत्म होने वाली, टाइड एनर्जी ले लो, कभी खत्म नहीं होने वाली, सोलर एनर्जी ले लो, कभी नहीं खत्म होने वाली। फिर हम क्यों एनर्जी को सेव करते हैं, देखो एनर्जी हर जगह है, बट इसको हार्नेस करना ना, इन एनर्जी को हार्नेस करना काफी डिफिकल्ट भी है और काफी कॉस्टली भी है, काफी खर्चा आता है। इसलिए ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो अगर हम सारे लोग एनर्जी का वेस्ट नहीं करेंगे, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम जो है कि चेंज ला सकते हैं। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अगर आप एनर्जी सेव कर रहे हो मतलब आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। आपको काम करना है और अपना फ्यूचर जो है काफी ब्राइट करना है एनर्जी को सेव करके। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी यह चैप्टर कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट